अगर आपको पता चले कि स्वागत है आपका नेता नगरी के इस अगले सत्र में, जिसका नाम है जवाबदेही। आइए फटाफट शुरू करते हैं आपके सवाल। सौरभ का सवाल है, सौरभ का सौरभ से सवाल, यानी कि आएगा शब्द इस्तेमाल में नामा राशि। नामा राशि मतलब दो लोग जिनके नाम एक जैसे हों। सौरभ सर, आपको प्यार भरा प्रणाम। भोजपुरी गाने सुनते हैं आप? मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन आधुनिक समय में भोजपुरी गानों द्वारा भोजपुरी के स्तर को गिराने और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर आपके विचार क्या हैं? आपको प्रणाम। मैं भोजपुरी के गाने खूब सुनता हूँ। हमारा दोस्त है रितेश पांडे, वो भोजपुरी गानों का सुपरस्टार है, उसके गाने सुनता हूँ। और चंदन पांडे एक बहुत कमाल की लोक गायिका हैं, जो पंजाबी भाषा में हम कहते हैं ना विरासत है समृद्ध। भिखारी ठाकुर को गाना हो या किसी और को गाना हो, तो चंदन वो करती हैं काम, वो वाकई में शी इज़ सर्विंग। उनको भी सुनता हूँ। और बाकी ये सब नाम तो हैं ही, पवन सिंह और खेसारी लाल, इन सब के गाने भी मैं सुन लेता हूँ। किसी किसी की बीट अच्छी होती है। और अभी मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम पे ही था शायद, रितेश की कोई फिल्म भी आ रही है, दबंग दामाद या पता नहीं क्या नाम है उसका। तो मैंने अभी तक कोई भोजपुरी फिल्म नहीं देखी है। दबंग दामाद, पता नहीं, लव के स्वाद, राम जाने क्या नाम है उसका। और इनका जो गाना है, तो मैं अक्सर ये थ्योरी बताने के लिए कि संख्या और आस्वाद का जो पूरा विमर्श है कितना बड़ा है, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि साहब एक भोजपुरी गाना है, आप गैस करो उसके कितने व्यू होंगे। और बहुत सुपरहिट गाना है, तो लोग गैस करते हैं 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। और जब उनको बताया जाता है कि एक भोजपुरी गाना है जिसके यूट्यूब पर 900 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं, तो उनके बिल्कुल होश फाख्ता हो जाते हैं। वो रितेश का ही गाना है, हेलो कौन हम बोल रहे। तो ये सब गाने भी सुनते हैं। कई बार भाषा का विमर्श कैसा था, तो वो क्या गाना था गुड्डू रंगीला का, हमका हऊ चाहिए और जा झार के और तनी प्यार कर ले। तो ये सब सुनता हूँ मैं गाने। कभी कभी सुनता हूँ जैसे कोई साथी बता देता है। आजकल मैं हरियाणवी गाने ज़्यादा सुन रहा हूँ, राजी बोल जा टाइप के। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर आपके विचार क्या हैं? मैं इस मामले में कोई विचार नहीं रखता हूँ, क्योंकि अनुसूचियों में भाषा को शामिल करना नहीं करना, इसको लेकर एक बड़ी लंबी बहस है जो भाषाविदों के बीच चल रही है। इसकी सैम्पलिंग हो कि कौन कितनी भाषा बोलता है, फिर उस भाषा में आपको ज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र उपलब्ध हैं, है ना। अनुसूची में सिर्फ शामिल करने से क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ उपलब्ध है, क्या आप डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इन सब की पढ़ाई कर पाएंगे, क्या उस भाषा में साहित्य रचा जा रहा है। क्योंकि सिर्फ सरकारी संवर्धन से कोई भाषा नहीं बचती है। और बिना सरकारी मदद के भी आप देखिए सिनेमा के जरिए भाषा कितनी फैल रही है। रितेश सिंह, अरे लो, रितेश पांडे का जिक्र कर रहे थे, रितेश सिंह आ गए। सौरभ भैया, अगर आपको कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का साक्षात्कार करने का मौका मिले, तो आपके द्वारा उनसे पूछे जाने वाले 5 सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी प्रश्न कौन कौन से होंगे? यार पहले से बता दिया करो, इस सवाल का त्वरित जवाब नहीं होता है, सोच के जवाब देना होता है कि सवाल कौन से, वरना कुछ छूट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल होगा। कई सवाल हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। नोटबंदी के फैसले पर मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए कि उनके जो आर्थिक सलाहकार थे उनकी क्या थ्योरी थी, क्या हाइपोथेसिस थी जिसके बेस पर नोटबंदी की गई, क्योंकि अब सरकार इसके बारे में बात नहीं करती है। तो नोटबंदी एक मसला रहेगा। दूसरा मसला ये रहेगा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए जो बयान दिया करते थे, चाहे वो डॉलर के बारे में बयान हो, चाहे जीएसटी के बारे में बयान हो, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो केंद्र की स्थितियों से वाकिफ़ नहीं थे, या उनके केंद्र में आने के बाद स्थितियां बदल गईं इसलिए अब उन बयानों का संदर्भ नहीं है,
या एलपीजी सिलेंडर की महंगाई या पेट्रोल डीजल की महंगाई। तो महंगाई और उनके जो पुराने बयान हैं इनके इर्द गिर्द दूसरा सवाल रहेगा। तीसरा प्रश्न पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री से कि संसद में जो बहस है, और इसके लिए विपक्षी दल भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, कि संसद में बहस नहीं होती है विस्तार से, और अगर कोई किसी से डिसएग्री कर रहा है तो उसको बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। और मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जो एक वर्ग बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री की विच हंटिंग बहुत हुई जब वो सीएम थे, बहुत मीडिया ट्रायल हुआ, तो क्या इस वजह से ऐसा हो गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? एक खुली बातचीत हो जिसमें वो बैठें, उनके साथी बैठें, सवाल पूछे जाएं, उनके जवाब दिए जाएं और रेगुलर हो। जैसे हमने तो इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री विदेश के दौरे से आते थे, तब बताते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भी मंत्री आते थे। मुझे लगता है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने कम्युनिकेशन के नए नए साधनों को विस्तारित किया, जैसे मन की बात रेडियो प्रोग्राम है, या ट्विटर के ज़रिए बहुत सी बात कहते हैं, या अपनी रैलियों में कहते हैं। तो ही इज़ अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। पर जवाबदेही के स्तर पर मुझे लगता है कि सवाल ज़रूर पूछा जाएगा उनसे। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल इस चीज़ पर पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस बात का बड़ा ख्याल रखा, और ये चीज़ बीजेपी की चुनावी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग देखते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी संगठन के तमाम कद्दावर लोग कैबिनेट में आ गए थे, और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम सत्ता में हैं तो संगठन मजबूत हो। तो वो अपने सबसे विश्वस्त अमित शाह को पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपते हैं, और संगठन पे किस स्तर पे, मतलब उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं जहाँ जहाँ लूप होल हुए हैं, पर मिस कॉल के बाद फिर पार्टी संगठन के लोगों को पक्का मेंबर बनाना, पार्टी के दफ्तर बनाना, कम्युनिकेशन की चेन बहुत मजबूत रखना। तो ये जो उनके अंदर, मैं अभी पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, अजय सिंह हैं, वो प्रेसिडेंट के प्रेस सलाहकार रहे हैं, कि ऑर्गेनाइज़र के तौर पर नरेंद्र मोदी कैसे संगठन के विस्तार को देखते हैं। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जब बीजेपी ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू की तो वो सबसे पहले मेंबरशिप के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास। तो आए, पहुंचे, अमित शाह थे और उनके सहयोगी थे, कुछ बातचीत हुई, पर्ची वर्ची भरी गई। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों का क्या, आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग जब आपकी टोलियाँ जाएंगी तो एक दिन में कितने मेंबर कर लेंगी? तो उन्होंने कोई अनुमानित संख्या बताई होगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए आप मेरे पास मेंबरशिप के लिए आए, आपको आधा घंटा या 45 मिनट जो भी समय लगा वो लगा हो, तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे और आप एक पर्सनल रेपो बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलेशन पूरी हिली हुई है। हमारे सहयोगी थे इंडिया टुडे मैगजीन में संतोष कुमार, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। संतोष कुमार ने और भी कई खोजी रपटें की थी बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव को लेके। तो सत्ता, संगठन, इन सब पर मैं जानना चाहूँगा। और एक बात इसको लेके प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो उग्र हिंदुत्व के एलिमेंट हैं उनका सरफेस पर आना है ना, चाहे वो काऊ विजिलेंटिज्म हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद जैसे स्वयंभू धार्मिक नेताओं के बयान हो, तो वो इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उनको ये लगता है कि ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है कि वो राज्य के स्तर की घटनाओं को भी सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ देते हैं, या वो वाकई चिंतित हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा के बयान पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था, या उनको लगता है कि एक सहज प्रवाह है जिसमें उग्रता प्रकट हो रही? क्या प्रधानमंत्री को लगता है? क्योंकि ये लगातार हैशटैग चला दिया जाता है कि भाई इस पर नरेंद्र मोदी बोलें, उस पर नरेंद्र मोदी बोलें। हमें जो जानकारी मिलती है वो ये है कि प्रधानमंत्री इस बारे में खूब जानकारी रखते हैं कि देश में कहाँ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, उनका दफ्तर इस बात की रखता है। बट हाउ डज ही थिंक अबाउट इट? तो ये सवालों का एक सेट है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद में जो बातचीत हो रही है, जैसे एक बड़ा ऑब्वियस सवाल होगा अगर आज की तारीख में बात होती है कि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, इन सबको संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे क्या वजह रही, या आर्थिक सलाहकार लगातार हट रहे हैं, जा रहे हैं, वो कोविड की उनकी लर्निंग क्या रही? क्योंकि कोविड को लेकर जब जनता से बात होती है तो एक बड़ा वर्ग है जो उनकी सराहना करता है, एक वर्ग है जो उनकी बहुत तीखी आलोचना करता है,
पीएम केयर फंड के ऑडिट को लेकर भी यही बात होती है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं गुरु, और ये बड़ा औचक सवाल है। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि ये हम पहले पढ़ लेते होंगे, पर ऐसा है नहीं, सीधे यहीं पे आके पढ़ते हैं। और देश के प्रधानमंत्री से, देश के सबसे बड़े नेता से सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो कौन चूकेगा। देखिए मौका कब आता है। चिन्मय चा, अच्छा हाँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश नीति पर ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें भारत के हिस्से में बहुत सारी सफलताएं भी हैं। इंडिया एक मजबूत ग्लोबल पावर बन के उभरा है, और कई जगहों पर इंडिया ने अपना खोया हुआ रसूख भी वापस से हासिल किया है। भारत के इजराइल के साथ ताल्लुक़ अच्छे हुए हैं, क्वाड में भारत की पार्टिसिपेशन बेटर हुई है, तो साउथ चाइना सी को लेके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जापान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुक़ हुए हैं। मालदीव में और श्रीलंका में भी इंडिया की फुटिंग मजबूत हुई है। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और भूटान तो हमारा परंपरागत दोस्त है। नेपाल के साथ रिश्तों में डिप आया था। प्रधानमंत्री एक पहल करके लाहौर गए, नवाज शरीफ की घर में जो कार्यक्रम थे उसमें शरीक होने, और एक औचक वो सरप्राइज़ विज़िट थी। तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री के सामने क्या विकल्प पेश किए गए थे काउंटर टेररिज्म को लेके, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसके पीछे क्या पहले क्या ब्रीफिंग थी नहीं थी। चीन के साथ जो गलवान में क्लैश हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन साथ रिश्ते बेहतर हों, शी जिनपिंग आए तो वो मलप्पुरम में पूरी बातचीत होती है, हमने वो तस्वीरें देखी, तो मलप्पुरम में होती है, और मेरे ख्याल से एक बार गुजरात में भी होती है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं, मतलब मुझे एकदम से ध्यान आते जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं मैं उनके बारे में भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हमारे मित्र हैं वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि वहाँ पे और बॉर्डर एरियाज़ में जो रोड बिल्डिंग का काम हुआ है, या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो एनसीसी को मजबूत करने का काम हुआ है, या आर्मी के आधुनिकीकरण का जो काम हुआ है, थिएटर सिस्टम और ये सब, तो उनको लेके भी सवाल होंगे। तो देखिए कुछ अच्छे पक्ष हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के लेवल पे अच्छा काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ, कुछ अटके हुए काम हैं, और एक टैलेंट पूल, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक्सटेंशन दिया जाता है, लेटरल एंट्री होती है मिनिस्ट्री में, जैसे एस जयशंकर की हुई, देवी शेट्टी का नाम सुर्खियों में था कि वो हेल्थ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो बहुत सवाल है। Chinmoy Cha, as a regular viewer of Lalan Top and a big fan of you all, I just have a single request, just like Lalan Top, UP and other channels, can you guys start a channel for Northeast too? Would be a great help to us, and also would love to see you all in Northeast. Lots of love to you all. Chinmoy, thank you so much for writing this. दोस्त हम बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियां हमारे साथ जुड़ें, और ज़रूरी नहीं कि उनकी मास कम्युनिकेशन की, जर्नलिज्म की बैकग्राउंड हो, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी में बहुत निपुण हो, बहुत एक्सपर्टीज़ हो उनकी हिंदी में, बेसिक हिंदी कम्युनिकेशन भी आता हो, और किसी और सब्जेक्ट में उनकी एक्सपर्टीज़ हो, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हों। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ एक भाषा ज्ञान नहीं होता है, आप कैसे सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हैं। तो वी वुड लव टू हैव देम इन अवर न्यूज़ रूम, और हमारी योजनाओं में है, मैंने पहले भी कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट सेंट्रिक एक पहले तो प्रोग्राम शुरू करें, और फिर उसका अगर एक्सटेंशन होता है तो और डिटेल में रिपोर्टिंग भी करें। तो अगर आप में से किसी की नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है या आप हैं जो किसी भी रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो आप हमें मेल करें। हमारा एड्रेस है jobs@lalantop.com, सब्जेक्ट में नॉर्थ ईस्ट ज़रूर लिखें। थैंक यू। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है तो कुछ चीज़ें मुझे प्रधानमंत्री की बड़ी पसंद है, जैसे उन्होंने शौचालय को लेके और कन्याधन को लेके जो योजनाएं चलाई हैं, और शौचालय के अलावा एक और बिजली को लेके और इस तरह की जो स्कीम्स हैं वेलफेयर की, वो उन पे भी बात होगी कि उसके पीछे क्या मिशन था। उदय राठौर, सौरभ जी, आई लिव इन US एंड लव द नेतानगरी ऑन वीकेंड। आई वुड लाइक इफ यू कैन ऑल्सो पुट नेतानगरी द LT शो एंड दुनियादारी ऑन पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म एज वेल। कंटिन्यू ग्रेट वर्क टीम। थैंक यू उदय, थैंक यू सो मच। और आपको जान के खुशी होगी कि ललन टॉप ने अपना पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है। हमारे पॉडकास्ट का नाम है बाजा। आप ललन टॉप की ऐप पर जाएंगे तो आपको ऐप पर सबसे नीचे 3 विकल्प दिखेंगे। पहला विकल्प है जिसको बोलते हैं पढ़िए, दूसरा विकल्प है देखिए,
और तीसरा विकल्प है होम के बगल में सुनिए। तो सुनिए में आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं और जल्दी हमारी टीम हमारे इन सारे प्रोग्राम्स को भी ऑडियो पर रहेगी। लेकिन अभी आपको बाजा पॉडकास्ट में बहुत सारी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग भी दिखेगी। हमारा भी एक वीकली शो आता है, उसमें ग्रामीण के नाम से, आप ज़रूर देखिएगा। उसके 3-4 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और उम्मीद है अमेरिका आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। अभी हमारा है वीज़ा, हम आ चुके हैं अमेरिका, फिर आना है हमको। कितनी साफ दिखती है हडसन नदी और हमको थानोस याद आ जाता है। थानोस ने उत्पात मचाया और हडसन में ना डॉल्फिन लौट आई थी। ये नहीं खिसक रहा है गुरु, ये देखो, ये लोग हमारा मीम बनाएंगे। नरेंद्र गोयल, सौरभ जी प्लीज स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑन वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। एक ही तो सौरभ जी क्या क्या करवाएंगे, ज़रूर करेंगे भैया। चुनाव के दौरान तो करते ही, अभी देखिए गुजरात चुनाव में भी, हिमाचल चुनाव में भी इस तरह की चीज़ें होंगी। थोड़ा सा कोई बढ़िया स्पॉन्सर मिले गुरु, फाइनेंस सेटल हो जाए। हम तो चाहते हैं हम खुद निकल पड़े घूमने के लिए, कौन कमबख्त यहाँ स्टूडियो में रहना चाहेगा। मोहित मित्तल, वाह सौरभ जी वाह, कुर्ता मस्त है, शर्ट है, कहाँ से लिया बताओ, हमें भी लेना है। लड़कियों जैसा लग रहा है। अच्छा वो कुर्ता, तो फोटो लगवा देना भैया एडिट में। देखिए जो जिनको लड़कियों जैसा लग रहा है, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि वो तमाम जिंदगी काले, नीले और सलेटी रंगों से पार नहीं जा पाए हैं। तो वो उनका सौंदर्य बहुत बिगड़ा हुआ है, तो उनको लगता है कोई भी सुंदर चीज़ है तो वो सिर्फ स्त्रियाँ ही पहन सकती हैं। वो कुर्ता मैंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में समाज कल्याण विभाग का एक भवन है, वहाँ पर एक ट्राइबल एम्पोरियम है, ये सरकारी है। वहाँ पर समाज कल्याण विभाग के तहत छात्रावास भी चलता है, जहाँ पर पूरे प्रदेश से आने वाले दलित और पिछड़े समाज के बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया था उस लाइब्रेरी को देखने, उनके हॉस्टल को देखने। तो बाहर वहाँ पे वो एम्पोरियम है, वहाँ से मैंने बहुत सारे ये ट्राइबल डिज़ाइन के कुर्ते खरीदे थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और वो उस दिन जन्माष्टमी थी तो थोड़ा फेस्टिव फील भी आना चाहिए था, इसलिए पहन के आया था। और वैसे कई लोग आप में से कुर्तों के बारे में पूछते हैं, गमछों के बारे में भी पूछते हैं। कुर्ते में सबसे ज़्यादा लेता हूँ खादी से। खादी का जो दिल्ली में कनाट प्लेस में शोरूम है, वहाँ से मिल जाते हैं अच्छे कपड़े। गमछे पूरे देश से लेता हूँ, भोपाल से लाया, माहेश्वर से लाया, गुजरात से लाया हूँ, नागपुर से लाया, लखनऊ, बनारस, पटना, गया, कलकत्ता, और दिल्ली में ख़रीदता हूँ। तोहफे में भी दिल्ली में, जैसे वो प्रगति मैदान पर जो आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम है, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस बैठे रहते हैं। आसाम से लाया हूँ, ये वाला दक्षिण भारत से आया है। मोहित सिंह राजपूत, सर 18, 19, 20 नवंबर का जो ललन टॉप अड्डा दिल्ली में आयोजित होगा, उसकी फ़ीस क्या होगी? मोहित सिंह जी, निःशुल्क है। आपको ललन टॉप की साइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप नहीं करवा पाते हमारी ऐप पर रजिस्ट्रेशन, तो आप मौके पे आके भी रजिस्टर कर सकते हैं, नो फीस, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हर्ष मिश्रा विद अ रेड डॉट, फिर से नहीं इंक्लूड किया मेरा क्वेश्चन। माई क्वेश्चन वॉज व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी एक्सट्रीम व्यूज ऑफ योर व्यूअर्स अबाउट रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टीज इन कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड क्वेश्चन हर्ष। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के एक्सट्रीम व्यू रखते हैं, किसी को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में, किसी को लगता है इस्लाम धर्म खतरे में है, किसी को लगता है कि ये एंकर कम्युनिस्ट हो गया है, किसी को लगता है ये एंकर संघी हो गया है, किसी को लगता है कांग्रेसी, किसी को लगता है आपिया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो और अध्ययन करें और वो अपनी विवेचना में, अपने विश्लेषण में और तथ्य सम्मत हो सकें। अच्छा, कई बार होता क्या है कि दर्शक कुछ चुनिंदा प्रोग्राम देखते हैं और उनके आधार पर राय बना लेते हैं। जैसे कई लोगों ने लिखा कि बिल्किस बानो पर तुम क्यों नहीं बोले, तो बिल्किस बानो पर तो ललन टॉप ने पूरा शो किया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब भी किया। तो अगर हर विषय पे हम ट्विटर पर बोलने लगेंगे, तो इसीलिए मैंने कई वर्षों से ट्विटर पर हर विषय पर बोलने की बाध्यता खत्म कर दी है।
मैं तो अब अपने मित्रों से भी मिलता हूँ ना, जैसे पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, उनमें मित्र भी हैं अलग अलग पार्टियों में, तो उनकी फ़ोटो, मैं तो इंटरव्यू की भी फ़ोटो नहीं डालता हूँ अक्सर। और फिल्मी दुनिया के मित्रों से मिलता हूँ और फ़ोटो डालता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैं तो लिख देता हूँ कि जी कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की, पानी के भीतर के प्रदूषण पर चर्चा की, है ना, और बच्चों के सिलेबस में हो रहे बदलाव पर चर्चा की, कविताओं में लय की कमी, ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, कम से कम प्रकट तौर पे। क्योंकि हर बात यह है कि जब आप खूब पढ़ लेते हैं ना, तब आप हिंसक नहीं होते हैं अपने स्टैंड को लेकर। किसी चीज़ में यकीन होना और उस यकीन के लिए एकदम बिल्कुल सामने वाले को दुत्कार देना, खारिज कर देना। जिनके जीवन में प्यार नहीं होता है ना खूब, जिनके जीवन में दोस्तियां नहीं होती हैं, जिनके जीवन में संतुष्टियां नहीं होती हैं, जिनके जीवन में ऐसे मकसद नहीं होते हैं जो कई लोगों का फ़ायदा पहुंचाएं, जिनके जीवन में परिवार नहीं होता है, जिनके जीवन में पालतू पशु नहीं होते हैं, जिनके जीवन में हरियाली नहीं होती है, जिनके जीवन में साहित्य नहीं होता है, जिनके जीवन में संगीत नहीं होता है, अध्यात्म नहीं होता है, उन सब लोगों के अंदर आपको हिंसा बहुत दिखेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर ये सब लोग हैं आपके जीवन में जो मैंने गिनाए, और इसमें कई जुड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत खुद किसी और के प्रति कटु होंगे। क्योंकि अगर आप किसी और के प्रति भी कड़वाहट से भर रहे हैं, तो वो कड़वाहट है तो आपके भीतर, तो वो आपको दूषित कर रही है। Am I sounding like a प्रवचक? सोनू जी सिंह, यस। Rashmi K. Hello Saurabh ji, I am in London and regular viewer of London Top. You are doing great. Thank you for such journalism. Question: I love reading books and want to read all the books you recommend, but problem can't buy so many books as it requires large space and I have to keep changing home quite frequently. So though not a big fan of digital reading, I am left with the only option. What is your views on this, and do you have sites recommendation for digital reading? Also, would you recommend audiobooks over digital reading? रश्मि जी, मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आप लोगों को। अभी पूरी सेट नहीं है हालांकि लाइब्रेरी मेरे इस घर की, पर मेरे घर का जो सबसे बड़ा कमरा है वो हमेशा से किताबों के कमरे के तौर पर आरक्षित रहता है और उसको लेके कोई बहस नहीं होती है। तो किताबों के लिए तो गुंजाइश रहनी चाहिए, जगह भी रहनी चाहिए, खलीते में पैसा भी निकल ही आता है। बाकी आपने एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई मूवेबिलिटी की। सो माई सजेशन इज़ कि आप लोग ना लंदन में एक ऐसा ग्रुप बना लें सोशल मीडिया के ज़रिए जिसमें आप लोग किताबें आपस में सर्कुलेट करें, तो उसमें सब किताबें एक ही जगह जमा नहीं रहेंगी और स्पेस का भी वो क्रंच दूर हो जाएगा। ऑडियो बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं हैं, हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा सुनूं, पर ध्यान भटक जाता है। आई प्रेफर ऐसे हार्ड कॉपी पढ़ना पेंसिल से मार्क कर करके, तो उस बारे में मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। ई बुक्स मैंने पढ़ी हैं कई, अपने इसी पे मैंने आईपैड पे स्क्रॉल करते हुए फ़्लाइट वगैरह में पढ़ी हैं, तो उसको लेके तजुर्बा ठीक है, पर उसमें मसला होता है कि पेंसिल से घचर घोचर नहीं कर पाते हैं। पर मुझे खुशी है कि आप लंदन में हैं और खूब किताबें पढ़ रही हैं। लंदन टॉप अड्डा हम जब कभी लंदन में करेंगे आप ज़रूर आइएगा। सज्जन पुरुष, ये बहुत बढ़िया नाम है। लोकल हिंदी रीजन लैंग्वेजेस लाइक अवधी एक्सेट्रा खत्म हो रही हैं, क्या इसका क्या किया जाए? भाषाएं ना किसी एंकर के प्रवचन से बनती हैं ना खत्म होती हैं। अगर हम और आप अपनी मादरी ज़बान, अपनी मातृभाषाएं, बोलियां, इनको व्यवहार में लाते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी। क्या किया जाए? भाषा को बोला जाए, उसके टटकेपन को बनाए रखा जाए। कितने सवाल हैं भैया। गौरव कुमार, सौरभ भैया प्रणाम प्रणाम। लंगड़ा तो त्यागी होना चाहिए वरना लंगड़ा तो आम भी है। दशहरी की सुप्रीमेसी के बारे में कुछ भी सहा नहीं जाएगा। कल ही चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे भगवान कसम, और हमको कोई रोक नहीं पाएगा। लंगड़ा छोटी इंडस्ट्री है, दशहरी देश चलाता है। आई लाइक आर्टिस्ट। तुमने बहुत क्रिएटिव ढंग से हमारी फेवरेट फिल्म हासिल का संदर्भ लेते हुए ये मैसेज लिखा है, पर हमारा आशीर्वाद है तुमको, किसी और आम का झंडा उठाओ, बहुत तरक्की होगी, वरना यहाँ क्या होगा, कम कर दिए जाओगे।
लौंडे 2-4 दिन गीत गाएंगे, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, और का नेशनल हॉलीडे होगा तुम्हारे दशहरी की याद में, नहीं होगा। उठिए, खड़े हो जाइए, बात लंगड़ा की ही रहेगी। और यूनिवर्सिटी में जब तक लंगड़ा की बात रहेगी तब तक और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे सीरियसली लगता है कि दशहरी आम नहीं है। क्यों पीछे पड़े हो यार, ये लंगड़ा दशहरी की अब सीजन बीत गया। और हाँ, आम खाया करो तो उसके बाद दूध ज़रूर पिया करो, ताकि वो आम की तासीर को दुरुस्त कर दे आपके पेट में। आम की तासीर गर्म होती है पेट में। और हमारे दोस्त हैं अमित जी, हम लोग साथ में काम करते हैं, बहराइच के रहने वाले हैं, उनके घर से बहुत सही अमरस आया है बन के, और वो दशहरी का नहीं है। सौरभ त्रिपाठी पत्रकार, स्वामी विवेकानंद की फोटो भी लगी है। सौरभ सर, प्रतापगढ़ से हूँ, ललन टॉप पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ। ललन टॉप पर हमारे भारत के राष्ट्रपति को लेकर एक एपिसोड महामहिम, उसकी एक नई एपिसोड वर्तमान राष्ट्रपति के लिए कब आएगी? सोमवार या मंगलवार को हम शूट कर देंगे। अच्छा याद दिला दिया दोस्त तुमने, ध्यान रखना भैया। और उसके बाद सप्ताहांत तक आ जाएगी, अगले नेता नगरी तक मिल जाएगा। अब ये कह दिया तो मेरे ऊपर भी नैतिक दबाव रहेगा। नीरज, सौरभ भैया हम उसी गांव से जहां पर तोते संस्कृत में बोलते थे। मंडन मिश्र की भूमि महिषी, सहरसा बिहार से, पर अभी उनका ये धरोहर बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित है। कभी आके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए भैया, जिससे ऐतिहासिक भूमि का जीर्णोद्धार हो सके। नीरज, ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को लेके बहुत लापरवाह हैं। अभी मैं पिछले दिनों भोपाल में था, तो हमारे एक सहयोगी हैं मधुर शर्मा, दोस्त हैं हमारे, तो वो गंज बसौदा के रहने वाले मिलने आए थे। और विजय मनोहर जी हैं, विजय मनोहर तिवारी जी अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उसके पहले पत्रकार रहे, रोविंग रिपोर्टर रहे, एडिटर रहे भास्कर में। तो उदयपुर करके गंज बसौदा के पास एक गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है, जहां पर प्राचीन काल के बहुत सारे मंदिर हैं। ज़मीनों पर कब्जा होने लगा था, नदियों में जब पानी घटता है तो आज भी प्राचीन मूर्तियां निकलती हैं। तो वहाँ का बहुत कमाल का जीर्णोद्धार हुआ है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। अभी देखिए, आप प्रधानमंत्री जी के सवालों का जिक्र हो रहा था। इस देश में पांडुलिपियों का संवर्धन और देश की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण स्थानीय पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर उनके सौंदर्य बोध को बचाए रखे, जैसे आगा खान ट्रस्ट ने ये हुमायूं के मकबरे को रिस्टोर किया है, उस तरह का काम बहुत ज़रूरी है। अद्भुत संपदा है इस देश में। सुमित आर्या, सौरभ सर प्लीज़ रिप्लाई, बुक पढ़ना और ऑडियो बुक सुनने में कौन बेस्ट है और क्या सही रहेगा? भैया सुमित, सही सबका अलग अलग होता है ना। दत्तचित्त होकर किताब पढ़ो, ये मेरा सत्य है, तुम्हारा सत्य कुछ और हो सकता है। नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लेना। नील मोद, सौरभ जी आपका लोकल सिटी लेवल न्यूज़पेपर के बारे में क्या विचार रखते हैं? आपके कोई उरई के न्यूज़पेपर याद हैं जो बचपन में पढ़े थे? बचपन में हमने दैनिक कर्मयुग प्रकाश और दैनिक लोकसारथी, ये 2 हमारे उरई से अखबार आते थे, वो पढ़ता था हमने। इनफैक्ट इमला पढ़ना भी उन्हीं अखबारों से अक्षर मिला के सीखा था। और जैसे जैसे ये बड़े अखबार और बड़े हो गए, उन्होंने लोकल अखबारों का धंधा खत्म कर दिया। पर हम लोगों को आज भी जब हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे ही मिलती है, और उनमें कई तो बहुत कमाल के हैं। रेहान, सौरभ भैया प्लीज़ रिकमेंड बुक्स इंग्लिश ऑन लाल बहादुर शास्त्री, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर एंड TN सेशन। यार ये सवाल तो पहले दे दिया करो, है ना, मतलब I'll get exposed। लाल बहादुर शास्त्री पर किताबें हैं, मैंने पढ़ी भी हैं, अब मुझे ऑथर के नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, है ना। एक किताब तो उनके परिवारजनों ने ही लिखी है, फिर अनुज धर ने उनकी मृत्यु पर किताब लिखी है। कुलदीप नैयर उनके प्रेस सेक्रेटरी रहे, उन्होंने अपनी किताब स्कूप में, बड़ा अच्छा प्रसंग है वो, लाल बहादुर शास्त्री और मुरारजी भाई के बीच जब नेहरू का उत्तराधिकारी बनने को लेकर होड़ चल रही थी, और कुलदीप नैयर पहुंचते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के घर, तो वो टहल रहे थे लॉन में, तो उन्होंने कहा कि आपकी दावेदारी बात चल रही है, आप क्या कहेंगे? बोले मैं कुछ नहीं कहूँगा, पार्टी तय करेगी सब चीज़ें, तो अभी तो हम इसी प्रबंधन में लगे हैं, नेहरू जी के अंतिम संस्कार और उसके बाद के सब कार्यक्रमों में। फिर वो मुरारजी भाई के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बेटे कांति देसाई घूम रहे होते हैं बाहर, और वो बोलते हैं कुलदीप नैयर से कि देख रहे हो हमारे यहाँ सांसदों का रेला लगा है, अपने लाल बहादुर से कह दो कि दावेदारी वापस ले ले। ये वो
कुलदीप नैयर जाके खबर छाप देते हैं कि मोरारजी देसाई इज़ द फर्स्ट वन टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग, ऐसी कुछ फ्रेज था अंग्रेजी का, कि उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी प्रधानमंत्री पद के लिए। और इसके बाद उनके खिलाफ एक मोबिलाइजेशन शुरू होता है। वो अगले दिन जाके लाल बहादुर शास्त्री से मिलते हैं कुलदीप नैयर और बताते हैं कि साहब ये सब हुआ है, तो वो मुस्कुराते कहते हैं बस काम हो गया। सो ही वॉज अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन एज वेल, लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे कई किस्से मिलेंगे आपको। अरुण जेटली पर कोई किताब तो मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आई, लेकिन अरुण जेटली पर कई डिटेल्ड प्रोफाइल लिखे गए हैं। कैरावन मैगजीन में एक बहुत डिटेल में उन पर प्रोफाइल हुआ है, वो देख सकते हैं आप लोग। सुषमा स्वराज जी पर मैं चाहता हूं कि कोई उनकी बायोग्राफी लिखी जाए, उनके गुण दोषों का विस्तार से वर्णन करते हुए, क्योंकि बड़ा अद्भुत राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है सुषमा जी का। मैं बोलने वाला था, मुझे याद आ रहा है, पर मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैंने पढ़ा है। सुषमा स्वराज 27-28 साल की थी, बड़ी प्रखर वक्ता, और लॉ किया हुआ था उन्होंने, अम्बाला की टॉपर, समाजवादी धारा से जुड़ी, जेपी से जुड़ी, और जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, उनका जो मुजफ्फरपुर में पर्चा भरा गया था तो उसमें भी ये पहुंची हुई थी। तो 77 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, तब ये लड़ी, जीती और मंत्री बन गई। और इनके और जो मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल कद्दावर नेता, तगड़ी पर्सनैलिटी और उम्रदराज भी। सुषमा बिल्कुल नई उम्र की लड़की, तो इनके बीच बड़े झगड़े होते थे, जो चंद्रशेखर और सब यहाँ सुलझाते थे। ऐसे कितने किस्से हैं। इनके जो पति हैं गवर्नर रहे स्वराज कौशल, वो कितने एनेक्डोट शेयर करते हैं। तो मेरी बड़ी दिली उम्मीद है कि कोई सुषमा जी पर विस्तार से बायोग्राफी लिखे। और मुझे ध्यान है एक रैली में वो गई थी, तो मेरी माता जी ने मुझे ये प्रसंग सुनाया। तो डायस था, तो सुषमा जी के लिए चूंकि उनका कद कम था तो चौकी रखी जाती थी, फिर उस पर खड़े होकर बोलती थी, और वक्ता तो बहुत कमाल की थी। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में बहस में शरद पवार को ललता पवार कहा था, तो बड़े ठहाके लगे थे। मनोहर पर्रिकर पर किताब है, माया भूषण और एक दूसरे पत्रकार हैं, उन दो लोगों की लिखी हुई। तो आप गूगल करोगे ना, मनोहर पर्रिकर बायोग्राफी रिटन बाय, मैं देख ही लेता हूँ, माया भूषण और सदगुरु करके नाम है दूसरे उनका, एक सेकंड देखिए। इसीलिए कहता हूँ ये वाले सवाल, माया भूषण, सदगुरु, मनोहर बुक, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नगवेनकर की लिखी हुई ये किताब है। देखिए सही ध्यान आया था, पेंगुइन से छपी है ये किताब, तो ये आप पढ़ सकते हैं, एक ठीक ठाक अकाउंट है ये। टीएन सेशन पे तो मेरी ध्यान में मैंने कोई बायोग्राफी नहीं पढ़ी है। मैंने इंडिया टुडे मैगजीन के आर्काइव में टीएन सेशन के बहुत किस्से पढ़े हैं, और जब भी हम लोगों को समय लगेगा एक लिखाड़ मिल जाएगा हमको फिर से, जो हमारी ब्रीफिंग के हिसाब से किस्से लिखते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं निकल पाता है। तो टीएन सेशन पे आपको एक बढ़िया पॉलिटिकल किस्से सुनाऊंगा। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, और कैसे खुद तमिलनाडु में जो ट्रांसपोर्ट की बसें चला के उनका निरीक्षण किया करते थे। बड़ा दिलचस्प किस्सा है उसका। और MKS गिल से इनका जो विवाद हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन में एक के बजाय 3 लोग कर दिए गए थे, वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लालू यादव से इनकी जो मुठभेड़ हुई, फिर इनका वो बड़ा मशहूर वक्तव्य कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, बहुत किस्से हैं टीएन सेशन साहब के। श्रवण यादव, आपको क्या कहलवाना पसंद है, बुंदेलखंड का लाल या लल्लन टॉप का सरपंच? आप लोगों की इच्छा है, आप लोग मालिक हैं, जो कहिए। न्यूज़ रूम में भी हमारे तमाम नाम हैं, कुछ लोग सर बोलते हैं, कुछ लोग सौरभ बोलते हैं, शिब्बू मामा बोलते हैं, युवा मोर्चा के लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बुढ़ऊ बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो भाई? कुछ लोग बाऊजी बोलते हैं। तो इस तरह के कई नाम चलते हैं। और बुंदेलखंड का तो मैं हुई, आई एम ए वेरी प्राउड सन ऑफ सॉइल। और सरपंच तो उस समय एक ऐसे रख दिया गया था जब वेबसाइट शुरू हुई थी। सर, एक बेहतर समझ विकसित करने वाला दर्शक वो होता है जो न्यूट्रल होकर आकलन करे खबरों और तथ्यों का, किंतु जब कोई दर्शक अपनी पूर्वाग्रह या पक्षपाती होने के बंधन को न तोड़ पाए और आपको देखकर आप पर नकारात्मक टिप्पणी करे, उनको आप खुद पर कैसे लेते हैं? ARG वो टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपना ध्यान हम पर धर रहे हैं। सकारात्मक नकारात्मक सब जीवन का हिस्सा है।
हम देख लेते हैं उसमें हमारे काम का क्या है। सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। हो गया? गनीमत है, आज बड़ा जटिल पर्चा था भैया। थैंक यू।